नमस्कार, मैं हूं पलक रघुवंशी और आप देख रहे हैं आयुष्मान, जहां हर एपिसोड पे हम लाते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारी, आसान टिप्स और एक्सपर्ट्स की सलाह, ताकि आप और आपके परिवार की सेहत बनी रहे। आज हमारे साथ है रायपुर से डॉक्टर देवव्रत हिसीकर, जो एमएमआई नारायण कैंसर केयर रायपुर में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट विशेषज्ञ है। डॉक्टर देवव्रत, आपका हमारे साथ स्वागत है। नमस्कार जी, और आज हम जानेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर की परेशानियों को कैसे बचा जा सके, किन सिम्टम्स पर ध्यान देना जरूरी है और आधुनिक इलाज कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं डॉक्टर देवव्रत के साथ। डॉक्टर देवव्रत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको कहा जाता है, इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या है और कैसे सिम्टम्स हैं जिनको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। जी, कैंसर की शुरुआती लक्षण में ही अगर पकड़ में आ जाए तो उसका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। कैंसर के शुरुआती लक्षण जैसे कि असामान्य वेट लॉस, बदन में किसी भी प्रकार की गठान, कोई भी नेचुरल ओपनिंग से ब्लड का पास होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। जैसे कि एक और है ब्रेस्ट में गठान या ब्रेस्ट के आकार में बदलाव। ये सारे सिम्टम्स हैं जिनको तुरंत अपने डॉक्टर के पास से जाके परामर्श लेना चाहिए कि ये कैंसर के लक्षण तो नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर देवव्रत जी, आप मुझे ये बताइए कि विश्व कैंसर दिवस पर एमएमआई कैंसर केयर क्या स्पेशल कर रहा है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है, पेशेंट्स के लिए क्या कुछ स्पेशल होता है उस दिन पर। जी, ये विश्व कैंसर दिवस पर खास तौर पर पूरा फरवरी महीना भर निशुल्क ओपीडी परामर्श दिया गया है एवं निशुल्क कैंसर की जांचें अवेलेबल है, जैसे कि ब्लड टेस्ट एवं स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि पैप्समियर। ये पेशेंट्स के लिए फ्री में आयोजित किया गया है। डॉक्टर, हम देखते हैं कि लोगों के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कैंसर को लेकर कि अगर कैंसर हो गया यानी जान को बहुत बड़ा खतरा, यानी बचने का चांसेस ही नहीं है, ऐसा समझने लगते हैं पेशेंट्स। तो क्या कैंसर हमेशा जानलेवा होता है? इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह पहले जब सारे हमारे पास एडवांस थेरेपीज नहीं आई थी तब कैंसर को एज अ डेथ सेंटेंस माना गया था। बट अब अगर अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ा गया तो यह कंप्लीट क्योर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। हमारे अभी भी बहुत से पेशेंट्स हैं जो अभी 10 साल से कैंसर फ्री है। डॉक्टर, जैसा आपने कहा कि अर्ली स्टेज में अगर कैंसर पकड़ा जाए तो इलाज आसान हो जाता है, तो किस तरह से इलाज किया जाता है, किन सिम्टम्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? कि मतलब हम देखते हैं कि एडल्ट्स में तो कैंसर कहीं ना कहीं चेकअप हो जाता है, पर बच्चों में भी कैंसर आ जाता है, तो क्या सिम्टम्स बच्चों में हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं, मेनली ब्लड कैंसर्स जैसे और किडनी के कैंसर जिसको न्यूरोब्लास्टोमा वगैरह कहा जाता है। तो उसमें ब्लड कैंसर्स के सिम्टम्स में ये आता है बार बार खून की कमी होना, बदन में कोई प्रकार की गठान आना या पेट में कोई गठान महसूस होना, बच्चे का वजन ना बढ़ना। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर देवव्रत, कैंसर स्क्रीनिंग क्या होती है और किन लोगों को रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए? कैंसर स्क्रीनिंग का यही मतलब होता है कि कैंसर के सिम्टम्स आने से पहले हम कैंसर को पकड़ लें। कैंसर स्क्रीनिंग कुछ कैंसर्स में की जा सकती है जिससे हम अर्ली कैंसर का डिटेक्ट कर लें और तुरंत ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, उसमें हम पैप्समियर से स्क्रीनिंग करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है जिससे हम मैमोग्राफी से स्क्रीनिंग करते हैं। लंग कैंसर को लो डोज सीटी स्कैन से स्क्रीनिंग करते हैं, जिससे हम जल्दी कैंसर को पकड़ सकें और तुरंत उसका इलाज कर सकें। डॉक्टर, हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को लेकर बहुत सारे मिथ्स होते हैं वुमेन्स के बीच में, तो किस तरह से स्क्रीनिंग इसकी की जाती है और क्यों जरूरी होती है? देखिए, मिथ्स में यही है कि मतलब सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि बायोप्सी करने से कैंसर बहुत तेजी से फैलता है। ये सबसे बड़ा मिथ है जो अभी जिसके कारण बहुत से लोग डर के बायोप्सी ही नहीं कराते, जिसके कारण ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और कैंसर फैल जाता है। तो सबसे ज़रूरी है काउंसलिंग। पेशेंट को बिठा के साथ में परिवार के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए कि ये सारी मिसकंसेप्शन से दूर रहें और कैंसर को जल्दी परखने के लिए अपने फिजिशियंस को जो वर्कअप है वो कराने दीजिए और ताकि कैंसर जल्दी पकड़ में आए।
डॉक्टर आप डिटेल में ये बताइए कि अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो मेडिकल चेकअप लेना ज़रूरी है, मेडिकल टेस्ट कराना ज़रूरी है, पर लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो वो कर सकता है जो उसके लिए अच्छे होंगे, बेनिफिशियल होंगे? जी बिल्कुल, ये एलोपैथी के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टोबैको अवॉइडेंस। टोबैको इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ कैंसर इन इंडिया। खासतौर पे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर। अगर टोबैको अगर छोड़ दें तो बहुत सारे कैंसर अवॉइड किए जा सकते हैं। दूसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी बहुत सारे कैंसर्स को प्रोड्यूस करता है। बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर स्क्रीनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि हम कैंसर से बचाव कर सकें। डॉक्टर जैसे आपने टोबैको के बारे में बात की, तो अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूं, जेनजी जनरेशन जिसको कहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा चलन इस चीज़ का चल गया है, सिगरेट्स, स्मोकिंग का। तो कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल उनके लिए हो सकता है, और अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो कब उसको रुक जाना चाहिए, कौन से सिम्टम्स वो हो सकते हैं? जी, आजकल तो स्मोकिंग एक स्टेटस सिंबल जैसा बन गया है, बट ये बहुत ही बुरा है। हमको सिम्टम्स आने तक वेट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स आए मतलब कैंसर डेवलप हो चुका है। उससे पहले ही अपने को स्टॉप करना चाहिए स्मोकिंग और किसी भी प्रकार का टोबैको एडिक्शन, क्योंकि एक बार कैंसर अगर आगे की स्टेज में पहुंच गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टर हमने टोबैको की बात की, क्या ड्रिंकिंग भी कैंसर का एक रीज़न हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले ऐसा सोचा जाता था कि थोड़े अमाउंट ऑफ अल्कोहल अबव 40 इयर्स ऑफ एज इज कार्डियो प्रोटेक्टिव, बट अभी की स्टडीज़ में ऐसा पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा कॉज है जीआई ट्रैक्ट की मैलिग्नेंसी का, लिवर की मैलिग्नेंसी का, इसलिए अल्कोहल भी एक कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है। जैसा डॉक्टर आपने बताया टोबैको के बारे में, तो टोबैको, गुटखा, सिगरेट में कौन से कैंसर हो सकते हैं, किस तरह के उनके नाम है, डिटेल में बताइए वो थोड़ा। टोबैको स्पेसिफिकली मुंह के किसी भी तरह के, जैसे बक्कल म्यूकोसा है, टंग है, विंड पाइप है, लंग्स का कैंसर है, पेशाब की थैली का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, ये सारे प्रकार के कैंसर्स टोबैको एडिक्शन से हो सकता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिए जाए, चाहे तो टोबैको या फिर स्मोक। जेनेटिकली कैंसर कितना प्रिवेंट कर सकता है, मतलब अगर पेरेंट्स को है या पैटर्नल कहीं किसी को कैंसर है तो वो क्या आ सकता है और कितना इम्पैक्टफुल वो होता है? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जेनेटिक आजकल कैंसर्स हो रहे हैं जो अपने को एनजीएस से प्रिसीजन मेडिसिन के द्वारा हम जिसको ठीक कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, ये सारे जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, यानी कि अगर फैमिली में किसी को कैंसर है तो आगे भी हो सकता है, इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है। ब्रेस्ट कैंसर एक ब्रैका जीन रहती है, अगर वो फैमिली में है तो आगे भी होने के चांसेस रहते हैं, जिसके कारण उसका टेस्ट कराना चाहिए। अगर ब्रैका पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो डॉटर को फैमिली कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर स्क्रीनिंग या मेस्टेक्टॉमी और ओवरीज का रिमूवल करने के बाद कैंसर से पूरी तरह बचाया जा सकता है। सिमिलरली कोलोन कैंसर में भी है। कोलोन कैंसर भी एक हेरिडिटरी कैंसर है। अगर कुछ म्यूटेशंस पाए जाते हैं उसमें, अगर पेशेंट में, तो हम आगे की जनरेशन का भी टेस्ट कराते हैं। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उसके हिसाब से स्क्रीनिंग की जाती है। डॉक्टर जैसा आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कहा, तो ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी वुमेन को है तो उसको किस तरह से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना चाहिए और उसकी पीरियड साइकिल पर कितना डिफरेंस आ सकता है? ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर। मतलब मेनली 70% फीमेल्स का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स पॉजिटिव रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। तो इसके लिए अगर यंग एज में अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो अगर वो हार्मोन पॉजिटिव है तो हमें उसकी फीमेल की ओवरीज रिमूव करनी चाहिए, ताकि ब्रेस्ट कैंसर आगे ना बढ़ सके, अगर वो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो। बिल्कुल डॉक्टर देवव्रत, आपने सही कहा। एक ज़रूरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आज कैंसर के इलाज के लिए कौन कौन से आधुनिक तरीके उपलब्ध हैं, क्योंकि अभी हम देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, ग्रोथ हो गई है, तो क्या क्या आधुनिक तरीके अब आगे हैं? जी, पहले मेनली कैंसर का इलाज सर्जरी, कीमो और रेडिएशन से ही होता था। अभी आज की डेट में टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज भी आ गई हैं,
जिसके कारण कैंसर स्टेज 4 के भी कैंसर्स कंप्लीट क्योर की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रिसीजन मेडिसिन यानी कि और प्रिसाइज, जिसमें कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जैसे जेनेटिक टेस्ट होते हैं जो कि प्रॉपर म्यूटेशन, जो कि ड्राइवर म्यूटेशन है कैंसर के, उसको तक पकड़ लेते हैं और उसके अगेंस्ट में हम थेरेपी दे के कैंसर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, आज कैंसर के इलाज में हम बात कर रहे तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है किसी भी पेशेंट को, क्योंकि हम देखते हैं कैंसर जैसे किसी पेशेंट को सुन लिया कि उसको कैंसर है तो मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फैमिली को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, किस तरह का आसपास का उसकी सराउंडिंग होनी चाहिए? जी, फैमिली का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को हमेशा काउंसलिंग करते रहें कि फैमिली और डॉक्टर्स हमारे साथ बैठ के भी पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है कि कैंसर आपका पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, बस आपको जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो प्रॉपरली लेते रहें, प्रॉपर अपना हेल्दी डाइट लें एवं सारे प्रकार के व्यसन से दूर रहें, तो आप कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। डॉक्टर देवव्रत, हम अगर किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट लेते हैं तो एक स्वाभाविक सी बात है कि साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, तो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कैसे उनसे डील किया जा सकता है? जी, मेनली साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं रेडिएशन और कीमो से होते हैं। तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स में बाल झड़ना होता है, वॉमिटिंग होना होता है, कई बार लूज मोशन होते हैं, फीवर आता है। तो हर तरीके से सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती है, पर इससे पहले पेशेंट को काउंसिल किया जाता है कि यह सारे सिम्टम्स कीमोथेरेपी लेने के बाद हो सकते हैं। तो कई बार एंटिसिपेशन के कारण भी ये सिम्टम्स हो जाते हैं कि हमें ऐसा होगा, तो हम उसके साथ साथ काउंसिल करते हैं कि आपको प्रॉपर मेडिसिन दी जा रही है, इससे सारे सिम्टम्स हो सकते हैं बट मेडिसिन से कंट्रोल हो जाएंगे। तो उससे पेशेंट काफ़ी रिलीफ फील करता है और मैक्सिमम पेशेंट्स में सिम्टम्स नहीं आते। डॉक्टर देवव्रत, पुरुषों में कौन से कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं और किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है? मेल्स में तो मेनली अगर यंग मेल्स देखा जाए तो ये कैंसर जो रहते हैं टोबैको एडिक्शन के कारण ही पाए जाते हैं, जैसे कि टंग कैंसर है, बक्कल म्यूकोसा का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, इसोफेगस का कैंसर है। ये सारे यंग मेल्स में पाए जाते हैं जो कि टोबैको एडिक्शन के कारण होते हैं। ओल्ड एज मेल्स में मेनली प्रोस्टेट कैंसर होता है, जो कि मतलब किसी कारण कोई ऐसा एडिक्शन कारण नहीं होता उसका, ओल्ड एज के कैंसर ही में गिना जाता है प्रोस्टेट कैंसर। डॉक्टर देवव्रत, कैंसर को लेकर कितनी अवेयरनेस अभी हो गई है और कितनी अवेयरनेस आपको लगता है कि अभी भी ज़रूरी है? जी, स्पेसिफिकली बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है, बट अभी भी कुछ लोग जो काफ़ी इंटीरियर में हैं वो अभी भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं और डिजीज़ जब बढ़ जाती है तब फिर एलोपैथी में आते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत में ही अगर हम एलोपैथी में आए और तुरंत के तुरंत कैंसर की जांच कराएं तो उसके कंप्लीट क्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर देवव्रत। एक ज़रूरी सवाल मैं आपसे करूँगी कि जब कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एलोपैथी की ओर जाना है या होम्योपैथी। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि होम्योपैथी से भी कैंसर ठीक हो सकता है, क्या ऐसा है? जी, अभी तक जितने ट्रायल्स हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं आया है। होम्योपैथी कैन बी अ सपोर्टिव मेडिसिन विथ एलोपैथी। अगर आप इसको होम्योपैथी को इसके साथ मिला के करें तो शायद थोड़े बहुत जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो इससे इम्प्रूव हो जाएं, बट कंप्लीट क्योर विथ होम्योथेरेपी इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल डॉक्टर देवव्रत, अब मुझे आप ये बताइए, कैंसर मरीज और उनके परिवार को मानसिक रूप से कैसे मजबूत रहना चाहिए? सारे फैमिली को मिल के इससे लड़ना चाहिए। सिर्फ पेशेंट को ही नहीं, सबको सपोर्ट करना चाहिए। सबको अगर पेशेंट के साथ साथ डी एडिक्शन कराया जाए तो वो बेस्ट रहेगा। सबको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, सबको प्रॉपर एक्सरसाइज फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, सेडेंटरी हैबिट्स अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर, हम देखते हैं कि जो एडल्ट्स होते हैं और एल्डर्स की हम बात करें तो कैंसर काफ़ी कॉमन कहा जाता है, तो वहीं अगर बच्चों की बात करें तो उतना कॉमनली नहीं साउंड करता है, क्योंकि बच्चों में उतने रेयर सिम्टम्स होते हैं या ऐसा कहे कि समझ नहीं आता है। तो कौन से वो सिम्टम्स हैं, किस तरह से उनका इलाज किया जाता है
और उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, मैं अगर कहूँ तो किस तरह से उनसे डील किया जाता है? बच्चों का ट्रीटमेंट और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो बता नहीं पाते अपने सिम्टम्स, वो बस रोने के अलावा और कुछ कर नहीं पाते। तो उसको हमें ही जज करना होता है कि उनको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। बच्चों में मेन सिम्टम्स उनका खेलना कूदना बंद हो जाता है, फीवर आता है कंटिन्यूसली, कोई प्रकार की गठान रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, जैसा आपने गठान के बारे में बात कही, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गठान की प्रॉब्लम हो जाती है, तो लेकिन ऐसा होता है कि हर गठान कैंसर नहीं होती, तो वो किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता है कोई भी जी पेशेंट? जी, मतलब हर गठान कैंसर नहीं होती। जैसे कि कुछ गठानें टीबी के कारण भी हो सकती है, कुछ दूसरी बीमारी जैसे सार्कोइडोसिस होती है, उसमें भी गठानें आती है, बट वो कैंसरस नहीं होती। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा उपाय रहता है, बायोप्सी। बायोप्सी से हम क्लियर कर लेते हैं कि ये कैंसरस गठान है कि नॉन कैंसरस गठान है। बिल्कुल डॉक्टर। अब आप मुझे ये बताइए कि एमएमआई आई में कैंसर के इलाज के लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, किस तरह से वहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है? जी, एमएमआई में सारी तरीके से सुविधा उपलब्ध है। जैसे हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी है एवं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है। हम यहाँ सारे प्रकार की कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की व्यवस्था रखते हैं। सारे प्रकार के टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें कि एनजीएस टेस्ट, जो कि लेटेस्ट प्रिसीजन मेडिसिन का टेस्ट है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जिसे कहा जाता है। ये सारे प्रकार के टेस्ट अवेलेबल है। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना से बहुत से मरीजों को यहाँ पर मुफ्त इलाज का लाभ भी मिल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर देवव्रत, कैंसर से बचाव के लिए आम जनता को कौन से 3 जरूरी कदम उठाने चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि टोबैको छोड़ें। दूसरा है प्रॉपर लाइफस्टाइल यूटिलाइज करें, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज। और तीसरा और लास्ट है रेगुलर स्क्रीनिंग। अगर घर में फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की तो रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं, कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करें और तुरंत ट्रीटमेंट कराएं। और एक अहम सवाल अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो वो सबसे ज़रूरी है कि हमने बात की टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये सब जानते हैं, और शायद स्मोकिंग के जो पैकेट्स होते हैं उन पे लिखा भी होता है, पर उसको इग्नोर कर दिया जाता है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? टोबैको तुरंत छोड़ें, क्योंकि देखिए कैंसर हो जाना और कैंसर होने के बाद ट्रीटमेंट वो थोड़ा सा मतलब काफ़ी टीडियस जॉब रहता है, क्योंकि कैंसर पलट के भी वापस आता है। तो हमारे पास है इलाज, कंप्लीट क्योर भी है, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बिल्कुल सही तुरंत कहा डॉक्टर। टोबैको छोड़िए और अपनी लाइफ बेटर बनाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब आप मुझे ये बताइए कि मरीज और परिवार को किन संकेतों पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सडन वेट लॉस, बॉडी की किसी भी नेचुरल ओपनिंग से ब्लड जाना, कोई प्रकार की गठान होना, ब्रेस्ट के साइज में बदलाव होना, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है जिसमें। डॉक्टर, हम देखते हैं कि कैंसर को लेकर बहुत तरह तरह का इलाज है, लेकिन उसके बाद भी डर बना हुआ होता है, और कई बार ऐसा होता है कि इलाज काम नहीं करता है, उसके बाद तनाव आ जाता है कि शायद जानलेवा ही होता है कैंसर, तो उन पेशेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मतलब हर कैंसर ऐसे जानलेवा नहीं। कुछ कैंसर की बायोलॉजी खराब रहती है, जैसे सार्कोमाज रहते हैं जो लिम्फेटिक स्प्रेड होता है जिनका, वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, बट उनको भी अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो क्योर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा बॉटम लाइन तो यही है, अर्ली डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टेंट इन कैंसर। अर्ली डायग्नोसिस कीजिए और ट्रीटमेंट का कंप्लीट क्योर के चांसेस बढ़ा लीजिए। जैसा डॉक्टर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लाइफस्टाइल चेंजेस हो तो कैंसर उतना ज़्यादा हावी नहीं होगा, पर अगर कोई कैंसर पेशेंट है, ठीक हो गया है, उसका इलाज हो गया है, उसके बाद क्या लाइफस्टाइल चेंजेस उसको रखने चाहिए? क्या अपने डाइट में बदलाव करना चाहिए? सेम आप प्री ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट सारे फंडामेंटल्स तो सेम ही रहेंगे। आपको हेल्दी डाइट रखनी है, जैसे कि तेल मसालेदार चीज़ें अवॉइड करनी है, एक्सरसाइज रूटीनली एटलीस्ट 3 days अ वीक करना ही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी एडिक्शन जिसमें कि टोबैको है,
उसको तो कंप्लीट अवॉइडेंस इज मस्ट। बिल्कुल डॉक्टर देवव्रत, और जैसा हम जानते हैं कि कैंसर का इलाज थोड़ा सा महंगा होता है, तो सरकार की तरफ से कौन सी योजना है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए होती है? जी, अब बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना है, जिसके कारण आज कई निम्न कम उसके वर्ग के लोग भी आके पूरी तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट ले पाते हैं और कंप्लीट क्योर पाते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं अभी जो आयुष्मान के ट्रीटमेंट से ही कंप्लीट क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर, थोड़ा डिटेल्स में आप बताएंगे कि किन योजनाओं की और किसी भी कैंसर पेशेंट को जाना चाहिए, क्या नाम उनका होता है, किस तरह से वहां पे डील करना चाहिए? जी, आयुष्मान भारत योजना है जिसमें एक 5 लाख का कार्ड गवर्नमेंट देती है। मतलब 5 लाख तक की पूरा उपचार उनका फ्री होता है। बट कैंसर का इलाज 5 लाख के अंदर अंदर ही हो जाता है अगर वो नॉन मेटास्टेटिक डिजीज़ है तो। अगर मेटास्टेटिक डिजीज़ है या फिर 5 लाख से ऊपर भी अगर इलाज की ज़रूरत होती है तो कई बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी फंड्स गवर्नमेंट देती है, जिसके कारण इलाज काफ़ी आसान हो गया है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर देवव्रत जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तो यही बॉटम लाइन है, अर्ली डायग्नोसिस इज क्योर। तो जैसे ही कुछ सिम्टम आते हैं तुरंत अपने फिजिशियन से परामर्श लें, अर्ली डायग्नोसिस बनाएं और क्योर की तरफ जाएं। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर देवव्रत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, जहां हमने कैंसर से रिलेटेड बात की, और सही जानकारी, सही फैसला और सही समय, यही है आयुष्मान का मकसद। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए आयुष्मान। नमस्कार।